हेलो स्टूडेंट, हम क्षितिज का पार्ट नंबर 2 लहासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान के जीवन परिचय पढ़ते हैं। राहुल संस्कृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदह, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव का कनौला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संस्कृत्यान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संस्कृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विविधाओं में साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन मतलब लेख लिखे, सृजन मतलब खोज, साहित्य की खोज की। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 बाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वेल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत से लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाली लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौतिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। लहासा की ओर के बारे में हम पढ़ते हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छेदम वेश में की थी। इससे तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली से किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि किसी जगह घूम के आना, कैसे ऐसे स्थान के बारे में जानकारी देना जहाँ वह खुद गए हों, वो स्वयं गए हों। लहासा की ओर पाठ इसी को दर्शाता है कि उन्हें एक घुमक्कड़ी किस्म के व्यक्तित्व का रूप दिया गया है। आइए हम पाठ पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्द देखते हैं। डाडा,
मतलब ऊंची ज़मीन। दूसरा शब्द है थोडला, मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे, डीले के आकार सा ऊंचा स्थान, अर्थात टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले। थोंगपा का अर्थ है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। भाटिया मतलब भार वाहक। डोनिक्स कस्तो मतलब ये व्यक्ति का नाम है। स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेंटेज के उपन्यास डॉन क्विक्सो का नायक। आइए हम पाठ की तरफ जाते हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1920 में नेपाल के रास्ते में की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की, अर्थात भिखारियों का वेश धारण किया। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरीकिल्पो का रास्ता नहीं था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, इसीलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता था और वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी। चोरी की आकांक्षा के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। प्राचीन चीली किले से जब वह चले तो व्यक्ति के 2 चीटे राहदारी देकर थोडला से पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति राहुल संस्कृतान के जो दोस्त थे, सुमति पहचानता था। भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल के बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोड़ा पार करना था। डांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामोनिशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वो लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई से डर लग रहा था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों के कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक
का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वो बाई की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लडकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज़ हो गया, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वो तब तिड़री के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिड़री समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वह उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी थी। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते। लेखक शोकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिससे बुद्ध वचन की हस्तलिपियाँ 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिड़री वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए।